हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें जो आपका सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, इसकी ये पहली क्लास होगी। और फिजिकल साइंस उन विद्यार्थियों के पास सब्जेक्ट होता है जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। फिजिकल साइंस के साथ में आपका दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो सकता है, बायोलॉजिकल साइंस हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल साइंस सब्जेक्ट आज ये हम लोग कवर करेंगे इसको। ये पहली क्लास होगी और 2025 में जो आपका पेपर हुआ था ये उसी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, बीएस ब्लूम ने व्यवहार परिवर्तन के वर्गों की सिफारिश की है। संज्ञानात्मक और भावात्मक बताया है, और संज्ञानात्मक मनोगामक बताया है, या फिर संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगामक बताया है, या फिर केवल मनोगामक की सिफारिश की है। आपको बता दें कि बीएस ब्लूम ने जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी थी, जो इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, वो कब किया था सर? पहली बात तो ये है कि यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब दी गई, तो ये 1956 में, ठीक है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब किया था? 1956 में। इतनी बात ध्यान रखिएगा। यहां पे ब्लूम ने छात्रों के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, यानी कि बच्चों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर क्या किया था? उन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में बांटा था सर? 3 भागों में। एक तो उन्होंने दिया था संज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। दूसरा भावात्मक क्षेत्र, जिसको इफेक्टिव डोमेन कहते हैं। तीसरा मनोगामक, या इसको क्रियात्मक क्षेत्र भी कहते हैं, मनोगामक भी कहते हैं, मनोशारीरिक भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको साइकोमोटर डोमेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 भाग थे जिसमें उन्होंने वर्गीकृत किया था। ओके, अब इसके बाद क्या था? ये जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, इसके फिर से उन्होंने 6 उपभाग कर दिए थे, ठीक है, जिसमें आपका ज्ञान, बोध, संश्लेषण, विश्लेषण, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के व्यवहार परिवर्तन के वर्गों की सिफारिश की है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगामक। ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन कहता है, प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र होता है। देखिएगा, प्राप्य उद्देश्य, पहली बात इनको हम इंग्लिश में कहते हैं अटेनेबल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये होते क्या है प्राप्य उद्देश्य? ये वो विशेष उद्देश्य होते हैं जिन्हें टीचर एक कहते हैं कि फिक्स्ड टाइम पे, जैसे एक पीरियड में, ओके, क्लास में इनको प्राप्त करने की कोशिश करता है कि आज हम ये हमारा उद्देश्य ये है, हम बच्चों से ये प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक। क्योंकि ये बहुत विशेष होते हैं, निश्चित भी होते हैं, इसलिए इनका जो क्षेत्र होता है वो संकुचित यानी कि नैरो और लिमिटेड होता है। कुल मिलाकर ऑप्शन ए और बी आपका राइट हो जाएगा। अब जैसे आपने अगर यहाँ पे प्राप्य उद्देश्य नहीं समझे कि सर समझ में नहीं आया क्या होता है, मान लीजिए आज आप क्लास में वाटर साइकिल पढ़ाने जा रहे हैं। आज आप क्लास में क्या पढ़ाएंगे? वाटर साइकिल पढ़ाएंगे, जल चक्र पढ़ाने जा रहे हैं। तो एक पीरियड का प्राप्य उद्देश्य क्या हो सकता है कि जो बालक हैं वो आज वाटर साइकिल, आज हम बच्चों को ऐसा पढ़ाएंगे कि बच्चे कम से कम जो वाटर साइकिल के जो स्टेजेस होते हैं उनके नाम बता सकें और इवापोरेशन का मीनिंग समझ सकें। ये हमारा प्राप्य उद्देश्य होगा कि आज हम सिर्फ इतना बच्चों को सिखाएंगे और हमारा उद्देश्य है कि इतना बच्चे सीख जाएं। अच्छा, इसे संकुचित और लिमिटेड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बहुत छोटा और विशेष लक्ष्य होता है। जैसे हमने कह दिया कि यहाँ पे वाटर साइकिल के बच्चे स्टेज बता सकें और इवापोरेशन का मतलब समझ जाए, वाष्पीकरण का मतलब समझ जाए, ठीक है। ये क्या है कि बहुत लिमिटेड हो गया, विशेष लक्ष्य है हमारा, जो एक ही कक्षा में या थोड़े समय में पूरा हो सकता है, इसीलिए इसको लिमिटेड और नैरो कह दिया गया। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है, श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय टीचर को कितने डिग्री का कोण बनाना चाहिए? जब आप ब्लैक बोर्ड पे खड़े हो तो कितने डिग्री कोण पर आप खड़े हो? तो देखिए, यहां पे आपको 45 डिग्री के एंगल पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि लिखते समय जब आप 45 डिग्री के कोण पर खड़े होते हैं तो लिखते समय भी अपनी तिरछी नजर से पूरी क्लास पर आप नजर रख सकते हैं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर आप 90 डिग्री के एंगल पर खड़े हो जाते हैं तो आपकी पीठ बच्चों के सामने हो जाती है, ब्लैक बोर्ड पर जो आप लिख रहे हैं वो बच्चा देख नहीं पाता, प्लस पीछे बच्चे शरारत भी करने लग जाएंगे, एक दूसरे के चाक फेंक कर मारने लग जाएंगे, ठीक है। ये सब गतिविधियां
बढ़ जाएगी क्लास में। तो कुल मिलाकर के हमें कैसे खड़ा होना चाहिए, 45 डिग्री के एंगल पे तिरछा खड़ा होना चाहिए, ताकि पीछे भी हम देखते रहें और ब्लैक बोर्ड पे भी देखते रहें, ताकि क्लास में डिसिप्लिन बना रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि पूरी पीठ बच्चों के सामने कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं खड़ा हुआ जाता है। अदा, प्रदा और प्रक्रिया तीनों पद किस उपागम में सम्मिलित किए जाते हैं? मॉरिसन उपागम में, एनसीईआरटी उपागम में, आरसीईएम उपागम में, या फिर मिलर उपागम में? तो देखिएगा, ये आपका आंसर आरसीईएम उपागम के साथ भी जा सकता है और एनसीईआरटी उपागम के साथ में तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, दोनों ने इनकी बात की है, लेकिन अब ये कैसे पता चले कि हम किसकी बात करेंगे? देखिए, एनसीईआरटी उपागम की बात करें तो यहाँ पे आंसर की जो आपकी आयोग की तरफ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आंसर की आई थी, उसमें इन्होंने एनसीईआरटी उपागम को ही ठीक माना है। ओके, आरसीएम उपागम ये भी यहाँ पे राइट हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपका एनसीईआरटी उपागम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 जैसे अदा, प्रदा और प्रक्रिया, ये 3 पद दिए गए हैं। अब इसमें अदा क्या होता है? अदा को हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ठीक है, इसमें शिक्षण के उद्देश्यों को रखा जाता है कि मतलब जो आप टीचिंग कर रहे हैं, जो आप शिक्षण कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हम आपको जो सिखा रहे हैं इसके पीछे हमारा मोटिव क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। फिर उसके बाद अदा, प्रदा और प्रक्रिया, नहीं प्रदा तो बाद में आएगा ना, अदा के बाद फिर प्रक्रिया आएगा। जब आप इनपुट दे देंगे उसके बाद प्रोसेस आएगा, यानी कि इसमें हमारे जो भी एक्टिविटीज हैं उनको रखा जाता है, यानी कि क्लास में टीचर और छात्र के बीच में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी बातचीत हो रही है, जो भी उनका कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, छात्र और टीचर के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है वो प्रोसेस यहाँ पे चलता है। फिर उसके बाद एक आउटपुट निकल करके आता है कि आखिर बच्चे ने क्या सीखा, उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, ये फिर आउटपुट निकल करके आता है। तो ये आपका एनसीईआरटी उपागम किस उपागम में सम्मिलित किए जाते हैं? एनसीईआरटी उपागम में सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र में प्रशिक्षु शिक्षकों में कितने शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है? प्रशिक्षु शिक्षकों में, प्रशिक्षु शिक्षक कौन है? आप लोग इस समय प्रशिक्षु शिक्षक हैं, जो भी आप लोग बीएड कर रहे हैं आप सभी प्रशिक्षु शिक्षक हैं। ठीक है, अभी आप पूरी तरीके से शिक्षक नहीं बने हैं, प्रशिक्षु शिक्षक हैं, आपकी भी ट्रेनिंग चल रही है। ओके, आपको ट्रेन किया जा रहा है। प्रशिक्षु को इंग्लिश में ट्रेनी कहते हैं, ट्रेनी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक जो माइक्रो टीचिंग साइकिल होता है उसमें प्रशिक्षु शिक्षक में एक टीचिंग स्किल को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, एक समय में केवल एक ही विशेष टीचिंग स्किल डेवलप की जाती है कि भाई हमने ये माइक्रो टीचिंग हम करवा रहे हैं और हमारा उद्देश्य हो सकता है कि हम बच्चों को प्रश्न निकालना सिखा दें, आज हम बच्चों को प्रश्न कौशल सिखा दें, आज हम बच्चों को, हमारा उद्देश्य है कि हम ब्लैक बोर्ड स्किल बच्चों को सिखा दें। ठीक है, या लेसन प्लान बनाना सिखा दें, या विशिष्ट या सामान्य उद्देश्य निकालना सिखा दें, या आज का हमारा उद्देश्य है कि हम असाइनमेंट बनाना सिखाएं। तो कुल मिलाकर के एक ही उद्देश्य, अगर एक माइक्रो टीचिंग हो रही है तो उसमें हम एक ही स्किल को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ताकि एक विशेष स्किल में, एक विशेष कौशल में बालक मास्टरी हासिल कर ले। ओके, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बैंक आया है इजी नोट्स, उसमें इसका आंसर अनेक दिया है जो कि गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक ही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आत्मनिष्ठ विधि मानी जाती है साक्षात्कार, अवलोकन, व्यक्तिगत अध्ययन या फिर उपयुक्त सभी। तो आत्मनिष्ठ विधि कौन मानी जाती है इसमें? आपका साक्षात्कार। ठीक है, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, केस स्टडी होता है, ये सभी जो है आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपसे कहता है कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है? दृश्य श्रव्य का मतलब होता है जिसको आप देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, लाइक अ टेलीविजन। टीवी में आप क्या करते हैं? सामने देखते भी हैं, सुनते भी हैं। जादू की लालटेन, टेलीविजन, हाँ ये दृश्य श्रव्य सामग्री है। फिल्म का प्रोजेक्टर दृश्य श्रव्य सामग्री है। कंप्यूटर दृश्य श्रव्य सामग्री है। जादू की लालटेन दृश्य श्रव्य सामग्री में नहीं आता। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। वाइवेरियम का उपयोग किया जाता है मेढक, केचुआ को रखने के लिए, वायु में रहने वाले जीव, कीट पतंगों का अध्ययन करने के लिए, चींटी को रखने के लिए या फिर सांपों को रखने के लिए। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे वाइवेरियम का प्रयोग किसके लिए होता है?
वाइवेरियम आपको बता दें कि ये एक विशेष प्रकार का कंटेनर या यूं कहें कि बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें जो छोटे जीव हैं या जैसे जो कीट पतंग है ना, छोटे छोटे जीव, इनको जीवित रख करके उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें हवा का प्रवेश होता है कि उसमें हवा भी जाती रहे, इसलिए ये वायु में रहने वाले जो छोटे जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनके अध्ययन के लिए उपयोगी होता है वाइवेरियम। एक टाइप से कंटेनर या फिर इसको बॉक्स भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है, क्या कहता है, प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति की जिम्मेदारी अक्सर किसकी होती है। मैंने अभी आपको प्राप्य उद्देश्य समझाए थे कि आज हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, जो हम क्लास में ही उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लें। हम बच्चों को सिखा दें कि आज हमारा उद्देश्य है कि आज हम इस टॉपिक की जो रीजंस, इस टॉपिक के पीछे के जो कारण है वो हम समझा दें, ठीक है, या इसकी विशेषताएं समझा दें, या आज हमारा उद्देश्य है कि बच्चे इसके उद्देश्यों को समझ सकें, इस तरीके से। तो इनकी प्राप्ति की जिम्मेदारी किसकी होती है। सिंपल सी बात है, टीचर टॉपिक को पढ़ा रहा है तो ये टीचर की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे प्राप्य उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपसे कहता है, क्विज या प्रश्नोत्तरी आकलन की डैश विधि है, जबकि वार्षिक परीक्षा आकलन की डैश विधि है। प्यारे दोस्तों, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, किसी टॉपिक को कवर कर रहा होता है, तो बीच बीच में उस टॉपिक से रिलेटेड टीचर जो है वो क्विज करवा लेता है, ओरल क्वेश्चंस पूछ लेता है, बीच बीच में बच्चे को चेक करता रहता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वास्तव में बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो बच्चे से मिस तो नहीं हो रहा है, कहीं पर बच्चा कंफ्यूज तो नहीं है, ताकि हम तुरंत बच्चे को वो चीज़ समझा सकें। इसे कहते हैं रचनात्मक आकलन, जो क्लास में साथ साथ में आपके टॉपिक के साथ में चैप्टर के बीच बीच में जो किया जाता है उसे रचनात्मक आकलन कहते हैं। क्या कहते, सॉरी, हाँ ठीक तो है, रचनात्मक आकलन कहते हैं। ओके, जबकि जो आपकी एनुअल एग्जाम्स हो गए या आपका पूरा सेमेस्टर होने के बाद आपकी सेमेस्टर परीक्षा हो गई, वो योगात्मक आकलन होता है। क्या होता है, योगात्मक आकलन। ये जो है ये बिल्कुल आपके एट द एंड किया जाता है, एट द एंड, बिल्कुल लास्ट में आपकी जो परीक्षा कराई जाती है ना साल में, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम हो गए, पूरे साल पढ़ा ली, लास्ट में परीक्षा करवा ली, वो योगात्मक आकलन है। ठीक है, और जो बीच बीच में आपसे टेस्ट, जैसे हमने चैप्टर पूरा कर दिया अब उसका हम टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, या हमने चैप्टर का कोई टॉपिक कवर करके फिर उसका टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना, क्विज करवा रहे हैं, वो रचनात्मक हो जाएगा। लास्ट में जो करवा रहे हैं वो आपका योगात्मक आकलन हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है, अनुवाद, पठन पाठन, हस्तलेखन किस स्तर के अंतर्गत रखे जाते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन ब्लूम से लिया गया है। किससे क्वेश्चन लिया गया है, ब्लूम से, जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी, कब दी थी, 1956 में दी थी। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, अनुवाद, पठन पाठन, हस्तलेखन, ये किस स्तर के अंतर्गत रखे जाते हैं। आपको पता है कि इन्होंने तीन चीजें बताई थी, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके संज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण से लिए गए हैं। ठीक है, और संज्ञानात्मक पक्ष तो जो था उसको भी ब्लूम ने 6 भागों में बांट दिया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने ज्ञान, बोध करके उसको डिवाइड किया था। तो ये जो पॉइंट्स हैं, अनुवाद, पठन पाठन, हस्तलेखन, ये आपके कहाँ से लिए गए हैं, ये आपके अवबोध से लिए गए हैं। कहाँ से, अवबोध से लिए गए हैं, जिसको हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं, या जिसको हम अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे ने जो भी कुछ सीखा उसके अर्थ को समझ सके। ठीक है, अब इसमें आपका आ जाता है अनुवाद, जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना। ओके, ये चीज अगर अवबोध मतलब अंडरस्टैंडिंग, अगर बच्चे ने समझ लिया है तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सेंटेंस को चेंज कर पाएगा। फिर पठन पाठन, जिसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं, मतलब जो भी कंटेंट है उसको एक्सप्लेन करना, या जो टॉपिक पढ़ा फिर उसका बच्चा सारांश निकाल पा रहा है, वो तभी होगा जब उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। जब वो चीज़ों को समझ पाएगा तभी वो सारांश भी निकाल पाएगा।
फिर है हस्तलेखन, या इसको प्रस्तुतिकरण भी कहा जाता है, मतलब समझी गई बात को अपने शब्दों में लिखना या उसको प्रकट करना। ये भी तब कर पाएगा जब उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, जब वो चीजों को समझ पाएगा तभी वो अपने शब्दों में भी लिख पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, अवबोध के अंतर्गत, कॉम्प्रीहेंशन के अंतर्गत आ जाती हैं। और यहाँ पे जो विश्लेषण लिखा है ना, एनालिसिस, इसमें क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके समझते हैं। ठीक है, ज्ञान जो है यहाँ पे ये सिर्फ जो भी फैक्ट्स हैं उनको केवल याद रखना या पहचानने से रिलेटेड होता है। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में। फिर अगला क्वेश्चन आपसे कहता है सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन माने जाते हैं, DW एलन, एचसन बुश एलन, MV बुच या फिर BK पासी कौन माने जाते हैं? तो आपको बता दें DW एलन। ठीक है, DW एलन जो है वो सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लीजिए, कहता है कि मस्तिष्क उद्दीलन ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रविधि के प्रतिपादक कौन है? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो विधि है, प्रविधि है, इसके प्रतिपादक कौन है? ओ ऑसबॉर्न। कौन है? ओ ऑसबॉर्न। ठीक है, इस तकनीक का विकास ऑसबॉर्न ने ब्रेन स्टॉर्मिंग जो तकनीक है इसका विकास 1953 में किया था, 1953 में किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है दल शिक्षा की क्रियाविधि के निम्न पद होते हैं। दल शिक्षा क्या होती है सर? दल शिक्षा मतलब टीम टीचिंग, जिसको हम टोली शिक्षण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टोली शिक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको टीम टीचिंग भी कहते हैं, टीम टीचिंग भी इसको कहा जाता है। ओके, अब इसको समझिए। चलिए, तो दल शिक्षा या टीम टीचिंग की क्रियाविधि के क्या पद होते हैं? टीम टीचिंग ये एक ऐसा टीचिंग मेथड है, शिक्षण पद्धति है, जहां 2 या 2 से अधिक टीचर्स मिलकर के छात्रों के एक ग्रुप को पढ़ाते हैं। 2 या 2 से ज्यादा टीचर्स मिलकर के छात्रों के एक समूह को पढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसकी जो भी क्रियाविधि होती है उसमें 3 चरण होते हैं। पहली चीज उसमें आती है कि शिक्षण योजना बनाना। पहले प्लानिंग होती है, इसमें जो टीचर टीम है वो मिलकर के उद्देश्यों का निर्धारण करता है कि आखिर उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद वो कंटेंट को चुनता है कि हमें क्या पढ़ाना है, और ये तय करता है कि कौन सा टीचर किस पार्ट को पढ़ाएगा। ये सारी चीजें तय की जाती हैं। शिक्षण की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन होता है भाई। इस स्टेज में जो भी प्लान तैयार किया गया है उसको क्लास में अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे प्लान बनाओगे, यहाँ पे उसको फिर अप्लाई किया जाता है। इसमें एक्सप्लेन हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कैसे उपयोग करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो गई। परिणाम का मूल्यांकन, फिर लास्ट में इवैल्यूएशन आता है। लास्ट में ये चेक किया जाता है कि जो उद्देश्य लेकर के हमने प्लान किया था, बच्चों को पढ़ाया, क्या वो उद्देश्य हमारे पूरे हुए कि नहीं हुए, छात्रों ने कितना सीखा, कैसी परफॉर्मेंस रही छात्रों की और कैसी परफॉर्मेंस रही टीचर्स की, वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के दल शिक्षा की क्रियाविधि में ये सारी चीजें शामिल हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाता है राइट। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक कक्षा शिक्षण की अपेक्षाकृत एक अनुकरणीय शिक्षण है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन किसका है? यह उर्विन का स्टेटमेंट है। किसका है? उर्विन का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है आशु रचित उपकरण यानी इम्प्रोवाइज्ड अपैरेटस क्या होता है? भाई समझिए, इम्प्रोवाइज्ड अपैरेटस क्या होते हैं? ये वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जिन्हें टीचर या छात्र जो है वो मिल करके और जो खाली पड़ी खराब पड़ी चीजें हैं उनसे तैयार करते हैं, वो होते हैं आशुरचित उपकरण। कि टीचर और बालक मिलकर के जो खराब चीजें हैं, जो वेस्टेज मटेरियल है, उससे कुछ नया बना लेते, जैसे पुरानी बोतलें हो गई या और गत्ते वगैरह हो गए, उनसे कुछ नया बना लेना। अब यहाँ पे आशु रचित उपकरण क्या हो जाएगा? नाविकों के लिए जो कंपास है ना, ये आशु रचित उपकरण है, क्योंकि इसके लिए भाई जैसे पुरानी बोतलें हो गई, सुई हो गई, चुंबक हो गया, गत्ता हो गया, इनका उपयोग करके ये खुद बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके। एक साधारण कंपास को क्या चाहिए भाई? एक कंपास के लिए सुई चाहिए, चुंबक के टुकड़े चाहिए, और पानी के बर्तन की सहायता लेकर के भी कक्षा में बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। इसीलिए हमारा इम्प्रोवाइज्ड अपैरेटस हो जाएगा, आशु रचित उपकरण हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न ये कहता है भारत में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। भारत की बात कर रहा है, तो देखिए भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जो कॉन्सेप्ट है उसको लाने और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय डीडी तिवारी को जाता है। इन्होंने 1967 में इलाहाबाद में स्थित जो गवर्नमेंटल सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट था, जिसको जीसीपीआई भी कहते हैं, उसमें इस पद्धति का उन्होंने परिचय दिया था। अगर वैश्विक स्तर पर पूछ ले, विश्व स्तर पर पूछे सूक्ष्म शिक्षण के जनक, तो फिर आप डीडब्ल्यू एलन के साथ जाएंगे। अगर जनरली पूछे तो डीडब्ल्यू एलन, और अगर भारत का नाम ले ले तो फिर डीडी तिवारी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य मतलब, श्रव्य मतलब जिसमें हम चीजों को सुन सकें, दृश्य मतलब जिसमें हम चीजों को देख सकें। तो सुनने का काम कानों से हो रहा है, देखने का काम आंखों से हो रहा है, मतलब आप इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हो। तो इसका वर्गीकरण इंद्रियों के आधार पर किया गया है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। कई जगह इसका आंसर ये डी भी मिलेगा आपको, और जो आपका नया क्वेश्चन बैंक आया है ना इजी नोट्स, उसमें भी इसका आंसर यही दिया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। और यूनिवर्सिटी ने भी इसका आंसर, जो आंसर की दी थी उसमें भी यही माना है कि केवल इंद्रियों श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण इंद्रियों के आधार पर ही किया गया है। तो इजी नोट्स के सहारे मत रहिएगा, वरना उसमें बहुत आंसर गलत है। जैसे मैंने बता दिया, यहाँ पे ये भी गलत ही है, उसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बेस्ट ऑप्शन आपका यही है, और ये हमने बाकी भी चेक किया है इसको, और यूनिवर्सिटी ने भी यही माना है। हर तरीके से यही सही है। ठीक है, बाकी हम लोग ज्यादातर इंपॉर्टेंस उसी को देते हैं जो यूनिवर्सिटी मानती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लीजिए। कहता है, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस इसलिए होते हैं कि देखो बीएड के अकॉर्डिंग और डीएलएड के अकॉर्डिंग, या जो हमारा टेट सीटेट है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का आंसर डिफरेंट होता है। ठीक है, और अगर अगले स्तर से देखोगे तो उसका आंसर दूसरी जगह आपको दूसरा मिलेगा। लेकिन अगर बीएड टेट सीटेट ये जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, इनके बिहाफ पे देखोगे तो फिर अलग आंसर आपको मिलेगा। तो हमको इसी के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि हमारा कोर्स यही है। अगला क्वेश्चन, हारमोनियम बजाना, कार चलाना, विद्युत उपकरण बनाना किस शैक्षिक उद्देश्य के क्रियासूचक शब्द हैं। क्वेश्चन कहां से लिया गया, कोई बताएगा? क्वेश्चन आपका ब्लूम से लिया गया है, बेंजामिन ब्लूम से। ठीक है, तो आपको बता दें कि बेंजामिन ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा था। ठीक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 थे। ठीक है, उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, 3 में डिवाइड किया था। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, हारमोनियम बजाना, कार चलाना, विद्युत उपकरण बनाना, ये कहाँ से है? ये आपका मनोगामक उद्देश्य यानी कि साइकोमोटर डोमेन से लिया गया है। इसमें वो एक्टिविटीज शामिल होती हैं जिसमें हमारी शरीर हलचल करता है, जिसमें हमारा शारीरिक हलचल होती है, हमारे मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है, मोटर स्किल्स का उपयोग होता है। जैसे हारमोनियम बजाना, आप हारमोनियम बजा रहे हैं, इसमें हाथों की उंगलियों और आपके ब्रेन का एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है, ध्यान भी आपका वहीं पे है। ओके, अब आप कार चला रहे हैं तो इसमें आपका हाथ, पैर और आंखों का बराबर तालमेल चाहिए। उधर आंख ने देखा, नीचे ब्रेक लग गई। ठीक है, उधर आंख ने देखा, इधर आपने क्लच दबा ली। ये क्या है? हाथ, आंख और आपके ब्रेन का कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उपकरण आप कोई बना रहे हैं तो उसमें आपके जो हाथों की कुशलता का प्रयोग होता है और उसमें आंखों का भी कंसंट्रेशन होता है। तो इनका कोऑर्डिनेशन, जब तक ये तीनों आपस में चीजें नहीं मिलेंगी तब तक काम नहीं चलेगा। ये आपका क्रियात्मक उद्देश्य से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है स्लाइड ट्रांजिशन से तात्पर्य है। स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जो हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे जो पीपी यानी कि जो स्लाइड बनाते हैं उनको डिस्प्ले पे कैसे दिखाना है। ठीक है, अब जैसे ये जो आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं ये भी पीपीटी से ही बनी हुई है, तो यही है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब इसको हमने कैसे डिजाइन करना है, कैसे उस पे डिस्प्ले पे दिखना चाहिए, है ना, और अलग अलग ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो वही है यहाँ पे ये स्लाइड और स्लाइड के तत्वों को प्रदर्शित करने का ढंग, कि हम स्लाइड को आपको कैसे दिखाएं और जो स्लाइड जब आए आपके सामने तो वो किस तरीके से आए, ट्रांजिशन क्या हो, इफेक्ट कैसे लगाएंगे हम। ठीक है, जो कि हम लोग इसमें पढ़ाते समय इसको नहीं लगा सकते, वो अलग तरीके से उसका काम होता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान होता है। देखिए, वैज्ञानिक जो विधि है उसका प्रथम सोपान होता है ऑब्जर्व करना चीजों को। साइंटिफिक मेथड क्या कहता है? सबसे पहले
किसी भी घटना, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको ठीक से ऑब्जर्व करो, ध्यान से उसको पहले देखो और समझो, उसके बाद ही आप उस पर कोई रिएक्ट करो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उसको ठीक से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, है ना, तब तक आपके दिमाग में उसके प्रति जिज्ञासा नहीं आएगी, आप उसके लिए आपके अंदर क्वेश्चंस पैदा नहीं होंगे, उसके पीछे के रीजंस आपको नहीं समझ में आएंगे, ना तो आप जानना चाहोगे। तो ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, परिकल्पना का निर्माण तो बाद में आता है कि आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप पहले से हाइपोथेसिस करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है ना, संभावना, पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो सकता है, उसे कहते हैं हाइपोथेसिस या परिकल्पना का निर्माण। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, प्यारे दोस्तों देखो, अभी हम पढ़ा रहे हैं तो अभी इसको ठीक से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, है ना, बहुत समझा समझा के पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो बस क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर टिक, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर टिक करते जाएंगे, तो फिर आपको जल्दी समझ में आएगा नहीं। इसीलिए आप अभी से क्लासेस को अटेंड करें और ध्यान से पढ़ें। अभी हम बहुत समझा, क्योंकि अभी टाइम है तो इसलिए आराम से पढ़ा रहे हैं। विज्ञान का सहसंबंध संभव है किसके साथ में? क्या विज्ञान मैथ्स के साथ में, विज्ञान का कोई लेना देना, कोई संबंध है? क्या टेक्नोलॉजी के साथ विज्ञान जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? क्या इन्वायरमेंट के साथ विज्ञान जुड़ा है, या फिर विद्यालय के सारे विषयों के साथ विज्ञान जुड़ा है? बताओ, मैं बताऊं आपको, विज्ञान हमारा मैथ्स के साथ पूरी तरीके से जुड़ा है भैया, है ना। पेडागोजी में देखिए यहाँ पे सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब है कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ करके पढ़ाना। तो विज्ञान एक ऐसा विषय है जो किसी ना किसी तरीके से हर दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा है भाई। कैसे? अब देखो, विज्ञान में आपका जैसे फिजिकल साइंस आ गया, फिजिक्स आ गया। अब ये बताओ, आप लोगों ने तो फिजिक्स खूब पढ़ी है, तो इंटर में पढ़ी है, फिजिक्स के सवाल मैथ से कैसे जुड़े हुए हैं? पूरी तरीके से मैथ्स पूरी तरीके से फिजिक्स में आती कि नहीं आती? न्यूमेरिकल्स, बड़ी बड़ी थ्योरी आप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? डेरिवेशन सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं? वो क्या है? पूरी मैथ्स ही तो है। तो विज्ञान और मैथ्स दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। गणित विज्ञान में काम आ रही है, विज्ञान मैथ्स में काम आ रही है। दूसरी बात, विज्ञान हमारी जुड़ी है टेक्नोलॉजी से। साइंस ना होती तो ये फोन जो है टेक्नोलॉजी ये ना आई होती, है ना। विज्ञान है तभी तो टेक्नोलॉजी आई, तभी तो हमारे सामने फोन आया ही है ना। तो देखिए, विज्ञान हमें नियम और सिद्धांत सिखाता है, टेक्नोलॉजी उन सिद्धांतों को रियल लाइफ में उपयोग करना सिखाती है, ठीक है भाई। अब बिजली का सिद्धांत विज्ञान बताता है, उससे आपने पंखा बनाया, बल्ब बनाया, मोबाइल बनाया, ये टेक्नोलॉजी है। भाप का सिद्धांत विज्ञान में पढ़ते हैं, उससे इंजन बनाना टेक्नोलॉजी है। ध्वनि के सिद्धांत, जो साउंड होता है उसके सिद्धांत कहाँ पढ़ते हैं? विज्ञान में पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी में तो पढ़ते नहीं है, विज्ञान में पढ़ते हैं, लेकिन उनसे आपने माइक बना दिए, स्पीकर्स बना दिए, वो टेक्नोलॉजी है आपकी। तो विज्ञान हमारा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। पर्यावरण अध्ययन के साथ भी तो जुड़ा है सर विज्ञान। भाई आप जैसे कैसे जुड़ा है सर? आप पढ़ते हैं बायोलॉजी, क्या पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान और इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान, पूरी तरह से पर्यावरण से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं सर? बिल्कुल जुड़े हैं। अब बाकी सब्जेक्ट ले लो, भूगोल ले लो, मैं कहता हूं, ठीक है, भूगोल भी तो विज्ञान के साथ जुड़ा है भाई। भूगोल में आपके मिट्टी, चट्टाने, जलवायु, पहाड़, है ना, इनका जब अध्ययन होता है तो साइंटिफिक तरीके से होता है कि नहीं होता है? वहां भी आपकी विज्ञान जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के विज्ञान का जो संबंध है वो समस्त विद्यालयी विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। हर सब्जेक्ट के साथ साइंस का रिलेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है मछली घर, एक्वेरियम डेवलप करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? आपको एक एक्वेरियम बनाना है, ठीक है। एक्वेरियम बनाना है तो हम यहाँ पे खोज नहीं करेंगे, ये कोई लैब का काम नहीं है, ये समस्या समाधान विधि का प्रयोग नहीं करेंगे कि हमारे सामने कोई समस्या आई है उसको हम कैसे सॉल्व करें। सीधी सी बात है, ये हमारे सामने एक प्रोजेक्ट है जिसको हमें बनाना है। क्या है ये एक प्रोजेक्ट है जिसको हमें बनाना है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि देखिएगा, लक्ष्य डैश प्राप्त करना है को वर्णित करते हैं, और उद्देश्य डैश प्राप्त करना है को वर्णित करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि लक्ष्य प्राप्त करना है। लक्ष्य का मतलब होता है आपका एम्स। समझिए क्वेश्चन को, एम्स मतलब हमें क्या प्राप्त करना है, हमें क्या प्राप्त करना है। लक्ष्य हमें बताते हैं कि हमें क्या हासिल करना है। जैसे यहाँ पे आपका लक्ष्य है गवर्नमेंट टीचर बनना, आप लोग बीएड कर रहे हैं, आपका क्या लक्ष्य है? गवर्नमेंट टीचर बनना।
ठीक है, ये आपका लक्ष्य है, ये एक डायरेक्शन दिखाते हैं, एक दिशा दिखाते हैं हमको, ठीक है, ओके। और उद्देश्य जो है ये उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए ये बताते हैं, ठीक है। लक्ष्य ये बताते हैं कि उद्देश्य बताते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कैसे कदम उठाए जाएंगे या विशेष रूप से क्या बदलाव लाना है हमें अपने अंदर। तो ये जो उद्देश्य है ना, ये लक्ष्य प्राप्ति के साधन होते हैं। जैसे आपका लक्ष्य है कि हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है, कैसे बनना है, अब उद्देश्य का मतलब कैसे बनना है भाई, मतलब अब आप ध्यान रखेंगे कि हमें पहले बीएड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, एसपी सर के नोट्स लेकर के उनसे बढ़िया पढ़ाई करके, और फिर हमें बहुत अच्छे से उसमें बीएड में मार्क्स आ जाएंगे, फिर हम लोग सीटेट क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद जो वैकेंसी आएगी फॉर्म भरेंगे और अपने गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस आप समझ रहे थे, ये आपका उद्देश्य है कि कैसे कैसे करके हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे। उद्देश्य हमें क्या करते हैं, ये देखिए, जैसे ये एक मंजिल है हमारी यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आपका लक्ष्य है, ये रहा, और ये जो आप ये रास्ता तय कर रहे हैं ना, ये सारा उद्देश्य में आ जाएगा, ये सारा उद्देश्य में आ जाएगा। आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो लक्ष्य मतलब, तो लक्ष्य की क्या हमें हासिल करना है, यहाँ तक आपको पहुंचना है, और उद्देश्य मतलब कि उसको कैसे प्राप्त करना है। आई बात समझ में? ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कहता है कौन सी अदा यानी इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर, स्कैनर, MICR या फिर कीबोर्ड। देखिए प्रिंटर का काम क्या होता है, प्रिंटर का काम होता है कि जैसे मान लीजिए आपको फोटो कॉपी करानी है, तो आप ऊपर से वो फोटो रखते हो, जो भी कागज है उसको रखते हो, और फिर कंप्यूटर उसको रीड करता है और फिर प्रिंटर के माध्यम से आपको प्रिंट बाहर करके देता है। तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपकी आउटपुट है। क्या है, जो प्रिंटर है वो आपका आउटपुट है, ठीक है। आपका फोटो होता है कंप्यूटर में, उसको प्रिंटर छाप करके बाहर निकाल देता है, ये आउटपुट है। स्कैनर जो होता है चीज़ों को स्कैन करके कंप्यूटर में भेजता है, ये इनपुट डिवाइस है। ये क्या है, ये इनपुट है, क्योंकि स्कैनर पे आप जो भी चीज़ स्कैन करते हो ये उसको डिजिटल रूप से बदल करके कंप्यूटर के अंदर भेजता है, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस है। MICR की बात करें, MICR इसको इंग्लिश में कहते हैं, M फॉर होता है मैग्नेटिक, I फॉर होता है इंक, C फॉर होता है कैरेक्टर और R फॉर होता है रिकग्निशन। और इसका मेन जो उपयोग है वो बैंकों में जो चेक होता है ना, चेक पर जो कोड होता है उसको रीड करता है MICR, ठीक है। चेक जो होता है बैंक चेक, उस पर एक कोड होता है, ये उसको रीड करने का काम करता है, रीड करके और उस डेटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि हमें ये चाहिए, ये करना है ना। टाइपिंग के माध्यम से हम कंप्यूटर को जो है निर्देश देते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है। तो आपको बता दूं ये तीनों ही हमारी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। इसके बाद प्यारे दोस्तों आपको बता दें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड आपको कंप्लीट नोट्स चारों पेपर के, आपका फिजिकल साइंस, इसके साथ आपका मैथ्स हो सकता है, आपका बायोलॉजिकल साइंस हो सकता है, ठीक है, इस और प्लस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, और हाँ उसमें जरूर लिखिएगा कि सर हमारे टीचिंग सब्जेक्ट फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स या फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये हमारे टीचिंग सब्जेक्ट हैं और हमको नोट्स चाहिए, ठीक है। हम आपको प्रोसेस भेज देंगे, आप फीस पे करके हमें स्क्रीनशॉट डालेंगे, हम तुरंत आपको नोट्स भेज देंगे। और हाँ ध्यान रहे, हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, ठीक है। सबसे प्लस पॉइंट यह है कि जो मार्केट में क्वेश्चन बैंक है ना, उसकी भी PDF हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। सर वो क्यों? वो इसलिए ताकि आपको बाहर मार्केट में पैसा खर्च ना करना पड़े, ठीक है। आप हमारे नोट्स लीजिए, हमारा कंटेंट तो आपको मिल ही रहा है, साथ में क्वेश्चन बैंक जो इजी नोट्स आता है उसकी भी PDF भेज देंगे ताकि आप उसको देख पाए कि हाँ ये ऐसे 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 आता है, और जरूरत पड़े तो इसको पढ़ लेना, नहीं तो हमारे नोट्स ही पर्याप्त हैं, ठीक है। ये तो साथ में इसलिए देते हैं ताकि आप ऐसा ना रहे कि आप हमें भी पैसा दे रहे हो फिर बाहर मार्केट में भी पैसा दे रहे हो, डबल खर्च ना हो। एक जगह पैसा इन्वेस्ट करो, फुल मटेरियल लेकर के पढ़ाई शुरू करो, बेहतर मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। फटाफट मैसेज कीजिए और नोट्स अपने ले लीजिए। अगला प्रश्न लीजिए, ज्वालामुखी के अध्यापन हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है? आपको क्लास में वोल्केनो पढ़ाना है, ज्वालामुखी पढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करोगे? 3D चार्ट लेकर के आओगे
या मॉडल लेकर के आओगे, या फिर वास्तविक पदार्थ और चित्र लेकर के आओगे, पाठ्य पुस्तक लेकर के आओगे। भैया देखो, ज्वालामुखी पढ़ाना है तो पूरा ज्वालामुखी उठा करके तो ला नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है, ज्वालामुखी का एक मॉडल बना करके लाएंगे, ठीक है, वो हम बच्चों को दिखाएंगे, उससे बच्चे समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि भाई ये तो एक भौगोलिक घटना है वोल्केनो, जिसे कक्षा में साक्षात वास्तविक रूप में दिखाना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में मॉडल काम आता है। जैसे पृथ्वी को समझाना है, पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी तो क्लास में लेकर के आ नहीं सकते, पृथ्वी की जगह पे हम ग्लोब लेकर के आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से तो मॉडल होता है पृथ्वी का, जैसे वास्तविक रूप मॉडल है ग्लोब हमारा, उसी तरीके से ब्लूप्रिंट शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। किसके लिए? वार्षिक योजना के प्रारूप, जो एनुअल प्लान बनता है उसके फॉर्मेट के लिए, यूनिट प्लान के फॉर्मेट के लिए, या अचीवमेंट टेस्ट फॉर्मेट के लिए, या फिर लेसन प्लान फॉर्मेट के लिए। तो आपको बता दूं कि ब्लूप्रिंट का उपयोग जो है एजुकेशन के मामले में अक्सर उपलब्धि परीक्षण के प्रारूप यानी कि क्वेश्चन पेपर या जो अचीवमेंट टेस्ट है उसका फॉर्मेट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो ब्लूप्रिंट है ये इसके माध्यम से ये तय किया जाता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, उपलब्धि परीक्षण, बच्चे ने क्या हासिल किया, क्या उसने अचीवमेंट हासिल की है, उसको कितना आता है, ये सारी चीज जांचने के लिए। इसीलिए ब्लूप्रिंट जो होता है इसमें क्या होता है, ये तय करता है कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस किस प्रकार के रहेंगे, वेरी शॉर्ट होंगे, लॉन्ग होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, ये फॉर्मेट तैयार करता है। किस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, सरल रहेंगे, मीडियम रहेंगे या कठिन प्रश्न रहेंगे, ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि पूरे क्वेश्चन पेपर का प्लान पहले से बना लिया जाता है, उसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं भैया। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न, शिक्षण शास्त्र के जनक कौन है? शिक्षण शास्त्र के जनक जॉन एच पेस्टोलॉजी माने जाते हैं, ठीक है। साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है, ठीक है, इसको साइंटिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? साइंटिया शब्द से हुई है। उसके बाद भारत का स्वदेशी मूक प्लेटफॉर्म क्या होता है? मूक मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। और ये ऐसे ऑनलाइन कोर्स होते हैं जिन्हें दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति मुफ्त में, फ्री में कर सकता है इस कोर्स को, ठीक है। तो वो हमारा है स्वयं, क्या है? स्वयं, जिसको हम कहते हैं स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। ये भारत सरकार, हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डेवलप किया गया एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, जो स्कूल की बात करें तो 9वीं से 12वीं से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करता है। कौन? स्वयं, ठीक है, मूक प्लेटफॉर्म है ये। लेसन प्लान में सबसे पहले क्या तय किया जाता है? कंटेंट क्या रहेगा, या उपागम क्या रहेगा, या इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, या फिर प्रस्तुत करने की विधि क्या रहेगी? तो सबसे पहले लेसन प्लान में सबसे पहले यह तय किया जाता है कि हम बच्चों को सिखाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, सबसे पहले उद्देश्य होते हैं, जिसके बाद फिर दूसरे नंबर पे कंटेंट आता है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे प्रस्तुतिकरण विधि आती है। तो उद्देश्य सबसे पहले होता है। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसके पीछे का आपका एक उद्देश्य होता है कि वहां जाने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है, उसके बाद ही तो आप प्लान करते हो कि हम वहां कैसे जाएंगे, किस मतलब ट्रेन से जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, उसके लिए हमें क्या क्या सुविधा, क्या क्या लेकर के जाना है, वो सारी चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले उद्देश्य तय होता है कि आखिर वाई, हम वहां जा क्यों रहे हैं, वही इसमें है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 देखिएगा, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के प्रणेता कौन है? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था सर? बीएस ब्लूम ने किया था, ठीक है। और कब किया था? 1956 में किया था, ओके। और जिसे हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने सीखने के उद्देश्यों को 3 मुख्य क्षेत्रों में, 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था। संज्ञानात्मक पक्ष, जिसको कॉग्निटिव डोमेन कहा गया, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा भावात्मक पक्ष आया, जिसको अफेक्टिव डोमेन कहा गया, तीसरे नंबर पे क्रियात्मक पक्ष, जिसे मनोगामक या फिर साइकोमोटर डोमेन कहा गया था। किसके? और बीएस ब्लूम ने ये सब किया था। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है मेटाकॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? मेटाकॉग्निटिव का मतलब होता है सोच के बारे में सोचना। मतलब सर क्या हुआ इसका? इसका मतलब होता है सोचने के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी कि आत्मसंज्ञान। इसका अर्थ है अपने खुद के ज्ञान, अपनी सीखने की क्षमताओं को जानना कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरे को क्या आता है, क्या नहीं आता है, और मैं मेरी क्षमता कितनी है, यानी आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं, इसकी पहचान होना ही आत्मसंज्ञान है। जागरूकता,
इसमें अपनी लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर किया जाता है कि मैं कैसे सीखता हूं, कैसे चीज़ों को बढ़िया समझता हूं, क्या मैं इस चैप्टर या टॉपिक को ठीक से समझ पा रहा हूं, या मुझे इसे याद करने के लिए कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए, मैं किस माध्यम से बढ़िया सीखता हूं। यानी कि कुल मिलाकर के अपने आप को जांचना कि मैं कितने पानी में हूं, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, किस पर मेरी पकड़ अच्छी है, किस सब्जेक्ट में कमजोर हूं, किस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस टीचिंग मेथड से मैं बढ़िया सीखता हूं, किस तरीके से बढ़िया सीखता हूं। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, मेटाकॉग्निटिव में आ जाती हैं। ठीक है, जहां बालक अपने आप को जांच और परख रहा होता है। कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है, प्रदर्शन विधि बाल केंद्रित है कि नहीं है। देखिएगा, प्रयोगशाला विधि, प्रयोजना या फिर समस्या समाधान विधि, आपको बता दूं कि बाल केंद्रित नहीं है। प्रदर्शन विधि जो है ये बाल केंद्रित नहीं है। क्यों? देखिए, इस विधि में होता क्या है कि इसमें टीचर क्लास के सामने प्रयोग करके बच्चों को दिखा रहा होता है, प्रदर्शन कर रहा होता है या फिर एक्टिविटी करके दिखाता है, और छात्र उसे सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। यहां मेन रोल टीचर का होता है। सर किसका होता है? मेन रोल टीचर का होता है, इसलिए से शिक्षक केंद्रित विधि माना जाता है, ना कि बाल केंद्रित। प्रयोगशाला की बात करें, इसमें छात्र खुद प्रयोग करते हैं, ये लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होती है, इसलिए ये बाल केंद्रित है। प्रोजेक्ट मेथड, इसमें छात्र किसी भी प्रोजेक्ट पर खुद काम करता है, ये भी बाल केंद्रित है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा एक्टिव होकर के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, उस पर काम करता है, खुद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है, ये भी बाल केंद्रित है। ये तीनों बाल केंद्रित हैं। कौन सी नहीं है? प्रदर्शन विधि। ये क्या है? ये शिक्षक केंद्रित है। इतनी बात क्लियर। अगला क्वेश्चन लीजिए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मैं शुरू से अब तक लगातार बताता आ रहा हूँ। उसके बताइए सर, अब बताइए संज्ञानात्मक उपागम किसने दिया? संज्ञानात्मक उपागम दिया है ब्लूम ने। किसने दिया है सर? ब्लूम ने दिया है। पंचपदीय उपागम दिया गया है हर्बर्ट के द्वारा। इकाई उपागम दिया गया है H.C. मॉरिसन के द्वारा। भारतीय उपागम दिया गया है RCEM के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा RCEM हमारा भारतीय उपागम है। तो इस तरीके से मिला दो। ए जाएगा 2 के साथ में, ए जाएगा A 2 के साथ में हो गया, B गया है 4 के साथ में, C गया है 1 के साथ में, D गया है 3 के साथ में। 3 मिल जाए, 1 मिले ना मिले, काम चली जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए। कहता है संकेत देना, पुनः केंद्रीकरण, पुनः प्रेषण, आलोचनात्मक सजगता, ये सब किसके घटक हैं भाई? तो देखिएगा, ये सब हमारे खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटक हैं, जिसको हम प्रोबिंग, क्या कहते हैं इसको हम? प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आता है। माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का उपयोग तब किया जाता है जब कोई बालक किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है या अधूरा आंसर दे देता है, तब टीचर इन घटकों का इस्तेमाल करता है। ये जो भी घटक हैं इनका इस्तेमाल करता है, जिससे छात्र को गहराई से सोचने और सही आंसर तक पहुंचने में हेल्प मिलती है। ठीक है, अब जैसे एक एक समझो। संकेत देने का मतलब क्या है? संकेत देना जैसे प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। जब बालक आंसर न दे पाए तो उसे छोटे छोटे संकेत देना, हिंट देना, ताकि वो खुद आंसर ढूंढ सके। पूरा आंसर मत बताओ, हिंट दे दो उसको, जिसको वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग कहा है। ठीक है, कि बच्चे को थोड़ा टेम्पररी हेल्प दी जाती है ताकि बच्चा खुद अपने आंसर तक पहुंचे। फिर आता है पुनः केंद्रीकरण, जिसको रीफोकसिंग कहते हैं। बालक के सही आंसर को उसके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके उसे और ज़्यादा मजबूत बना दो। पुनः प्रेषण, रीडायरेक्टिंग होता है। जब एक बालक आंसर न दे पाए तो उसी क्वेश्चन को दूसरे बालक से पूछना, ताकि सारे बालक एक्टिव रहें कि ऐसा अब हमसे ना पूछ ले, अब हमसे ना पूछ ले, इसलिए। ठीक है, फिर आता है आलोचनात्मक सजगता। छात्र से आप इस तरीके से पूछो, अगर बालक ने सही आंसर दे दिया है तो अब आप पूछ रहे हो कि वाई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ठीक है, इसके पीछे का क्या रीजन है, इस तरीके से, यानी कि थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चंस पूछो ताकि उसकी समझ और ज़्यादा डीप हो जाए। तो कुल मिलाकर के आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लीजिए। मूल्यांकन के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं मूल्यांकन के? देखिए, मूल्यांकन में निदानात्मक भी आता है और रचनात्मक भी आता है, संकलनात्मक भी आता है। तो कुल मिलाकर के ये सभी मूल्यांकन के प्रकार हैं। सर कैसे? देखिए, निदानात्मक, इसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं।
इसका उद्देश्य होता है कि बालक को जो भी सीखने में कठिनाइयाँ आ रही हैं उनके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों बालक जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, ठीक है, ये हमें पता लगाना होता है, उसके पीछे का कारण क्या है। ये हमारा चिकित्सा से जुड़ा हुआ शब्द है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं हमें 8 दिन से बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर आपको डायरेक्ट दवाई नहीं देते, पहले आपका निदान करते हैं, मतलब पहले आपकी जांच लिखते हैं कि ऐसा ब्लड टेस्ट कराओ, ठीक है, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, उससे पता लगेगा कि आखिर बुखार क्यों आ रहा है, इस बुखार के पीछे का रीज़न क्या है, तब वो आपको दवाई देंगे। तो पहले निदान किया जाता है बच्चे का। फिर होता है रचनात्मक मूल्यांकन। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान लगातार चलता रहता है। जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसके बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछते रहो, ओरल क्वेश्चन पूछते रहो। संकलनात्मक मतलब जिसको हम समेटिव इवेल्युएशन कहते हैं, इसे योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। ये पूरा साल पढ़ा लो, लास्ट में परीक्षा ले लो, ठीक है, ये होता है संकलनात्मक, जिसे हम समेटिव इवेल्युएशन या फिर योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। पूरा सेमेस्टर पढ़ा लिया, लास्ट में एग्जाम करा लिया, तो ये सभी मूल्यांकन के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण है ये एक वास्तविक शिक्षण है। कैसा शिक्षण है? वास्तविक शिक्षण है। इसे कई जगह अनुरूपण शिक्षण भी कहा गया है, और आपकी वो जो क्वेश्चन बैंक के साथ उसमें भी अनुरूपण शिक्षण ही है, लेकिन ये गलत है। राइट आंसर इसका है वास्तविक शिक्षण। क्या है? वास्तविक शिक्षण है। अगला प्रश्न क्या कहता है? शिक्षण सामग्री के निर्माण में सहायक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के निर्माण में क्या सहायक है? तो इसमें आपका OER मतलब ये भी इससे जुड़ा हुआ है। कैसे OER जुड़ा है? OER का मतलब होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, इसका पूरा नाम होता है मुक्त शैक्षिक संसाधन। ये होता है, ये मतलब इंटरनेट पर जो हमारी ई बुक्स होती हैं, इंटरनेट पर जो वीडियोस हैं या जो रिसर्च पेपर होते हैं, वो फ्री में मिल जाते हैं। टीचर इनका उपयोग करके अपनी टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बढ़िया बना सकता है। गूगल डॉक्स का यूज करके, ये एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग टूल होता है, इसका उपयोग करके लेसन प्लान या नोट्स या असाइनमेंट और क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं इससे आप, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें कई टीचर एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। ग्राफिक्स की बात करें तो टीचिंग मटेरियल को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, समझने में आसान बनाने के लिए, जैसे आप चित्र का यूज़ कर रहे हैं, चार्ट पेपर का यूज़ कर रहे हैं, मानचित्र लगा रहे हैं, ग्राफिक्स का उपयोग बहुत ज़रूरी है। ये जो कठिन टॉपिक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होते हैं, उनको सरल तरीके से समझाने में हेल्प करता है। ये सारे ही टीचिंग लर्निंग शिक्षण सामग्री के निर्माण में सहायक हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? देखिएगा, एकीकरण का सिद्धांत ये पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है, ये एक प्रमुख सिद्धांत माना गया है। इसके अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट्स को या चैप्टर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाओ, एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ाओ, ताकि बालक उनके बीच के संबंध को समझ सके, रिलेशन को समझ सके कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कैसे जुड़ा हुआ है। अभ्यास का सिद्धांत ये आपका जो है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। अभ्यास का प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज ये दरअसल सीखने का नियम है। आपने जो लॉ ऑफ लर्निंग है, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने इसको दिया था, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो ये उनके द्वारा दिया गया है, जो कि पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत का मतलब होता है पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे ज्ञान को सहज करके रखे और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करे। उपयोगिता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम में उन सब्जेक्ट्स, उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाना चाहिए जो छात्र के फ्यूचर और उसकी जो रियल लाइफ है उसमें भी उपयोगी हो सके। ये सारे ही क्या हैं? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, यानी कि पाठ्यक्रम को निर्माण करते समय हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अभ्यास का सिद्धांत इसमें नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है, देखिएगा हम बहुत फास्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समझाना भी तो जरूरी है। पहली क्लास है आपकी, ओके, तो आप समझ तो पाएँ कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए। वह अनुदेशन जिसमें अंतिम अनुक्रिया सबसे पहले करनी होती है कौन सा है? शाखीय अभिक्रम में, रेखीय अभिक्रम में, मैथेटिक्स या अवरोही अभिक्रम में, अभिक्रमिक अनुदेशन क्रम में? तो वो है हमारी क्या? मैथेटिक्स में या फिर अवरोही अभिक्रम में, ठीक है। तो अगर बात करूँ तो इसका विकास किसने किया था? इसका विकास थॉमस एफ गिलबर्ट ने किया था, ठीक है। इसमें अंतिम अनुक्रिया सबसे पहले करनी होती है। शाखीय अभिक्रम, इसके प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर हैं। कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर। रेखीय अभिक्रम, इसके प्रतिपादक BF स्किनर हैं, ओके। इसके प्रतिपादक थॉमस एफ गिलबर्ट हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ऐसे प्रश्न जिनका अंतिम शब्द गायब होता है और वही प्रश्न का उत्तर होता है, जैसे दिल्ली भारत की डैश है,
लास्ट शब्द इसका गायब है। इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या कहा जाता है? इस तरीके के क्वेश्चंस को इलिप्टिकल क्वेश्चंस कहा जाता है। ELLIPTICAL इलिप्टिकल क्वेश्चंस कहते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा काम टीचर का नहीं है? देखिएगा, नियोजन नहीं, प्लान करना टीचर का मेन काम है। बच्चों को गाइड करना टीचर का काम है। क्लास की लीडरशिप करना, जो टीचर होता है क्लास का नेता होता है, ये भी टीचर का काम है। बजट बनाने का काम टीचर का नहीं है भैया, बजट बनाने का काम टीचर का नहीं है सर। टीचर से संबंधित किस कार्यक्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है? शिक्षक से संबंधित है भाई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा? शिक्षक से संबंधित। तो देखिएगा, वित्तीय की बात करें, वित्तीय, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुल मिलाकर के जो हमारी NEP 2020 है, उसमें टीचर्स का रोल और उनका जो भी कार्यक्षेत्र है उसको बहुत व्यापक बना दिया गया है। एक तो वित्तीय, जिसको हम फाइनेंशियल कहते हैं सर। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल। ठीक है, इस नीति में टीचर्स के लिए जैसी उनकी परफॉर्मेंस है उसके आधार पर उनको वेतन में बढ़ोतरी करो, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी इंक्रीमेंट्स। जिस टीचर की जैसी परफॉर्मेंस उसकी उस हिसाब से उसको क्या कहते हैं, प्रमोट भी करो, सैलरी भी बढ़ाओ। ठीक है, ये एक आर्थिक प्रोत्साहन है ताकि टीचिंग का एक जो पेशा है वो बहुत अच्छा बना रहे। ठीक है, शैक्षिक एजुकेशनल, यानी कि टीचर्स का जो व्यावसायिक विकास है, यानी कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर, उस पर बहुत जोर दिया गया है इसमें। उन्हें निरंतर प्रशिक्षण और जो भी टीचिंग मेथड्स हैं उनमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो अपने हिसाब से टीचिंग मेथड्स अपना सके और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का भी अधिकार उनको दिया गया है। तो कुल मिलाकर के वित्तीय और शैक्षिक दोनों ही हमारी क्या है, ये टीचर से संबंधित कार्यक्षेत्र हैं जिनका विस्तार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। दोनों A B राइट हो जाएंगे यहाँ पे। संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी में संश्लेषण को डैश से विस्थापित किया गया। आपको मैंने शुरू से कई बार बता चुका हूँ। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब किया था? 1956 में। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थी उसमें चेंजेस किए गए और 2001 में जो ब्लूम के विद्यार्थी थे लॉरेन एंडरसन और डेविड क्रैथवॉल, उन्होंने इसमें कुछ संशोधन किया। क्या कर दिया सर? संशोधन किया। कब किया? 2001 में। ठीक है, संशोधन किया। अब इसमें हुआ क्या कि जो मूल यानी कि जो मेन टैक्सोनॉमी थी उसमें संश्लेषण जो था वो 5वें स्थान पर था और जो रिवाइज्ड किया गया 2001 में उसमें उस संस्करण में क्या हुआ, इसे निर्माण करना कर दिया गया, यानी कि संश्लेषण को हटा दिया गया और उसकी जगह पे क्रिएटिंग निर्माण करना नाम दे दिया गया और इसे सबसे ऊंचे यानी कि 5 से हटा करके 6ठे स्थान पर इसको लाया गया। तो निर्माण करना, संश्लेषण की जगह पे क्या आ गया? निर्माण करना। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, विज्ञान से संबंधित फैक्ट, खोज, लेखों को किसमें प्रकाशित किया जाता है? विज्ञान से संबंधित जो भी फैक्ट होते हैं, जो भी खोज की जाती है, जो भी लेख होते हैं, उनका प्रकाशन जर्नल्स में होता है सर। वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज, जो प्रयोग किया गया, उसका क्या परिणाम निकला, इसको सबसे पहले साइंटिफिक जर्नल्स में ही प्रकाशित किया जाता है। जर्नल्स जो है ये विज्ञान की जो हिस्ट्री रही है और जो डेवलपमेंट है उसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जर्नल्स। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथन किससे संबंधित हैं? विज्ञान को सीखना, विज्ञान को करना है। ये हमारा डॉक्टर एस कोठारी, DS कोठारी का है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी का ये स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण सहायक सामग्री क्या है? भौतिक विज्ञान फिजिक्स पढ़ाने के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है? चित्र विस्तारक यंत्र, यानी कि जो छोटे सूक्ष्म चित्रों को बड़ा करके दिखाए, मॉडल चार्ट पेपर या किताबें। तो कुल मिलाकर के भैया ये सारी चीज़ें जो है फिजिक्स पढ़ाने के लिए ठीक हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फिर 50 ही क्वेश्चन करेंगे, 50 नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं तो। भौतिक विज्ञान शिक्षण का स्वनिर्मित उपकरण क्या है? देखिए, स्वनिर्मित मतलब जिसको हम खुद तैयार करते हैं। पेरिस्कोप, डिस्टिलेशन पंप, वोल्ट मीटर या फिर प्रणाली दाब माप। देखिए, स्वनिर्मित उपकरण ऐसे टूल्स होते हैं जिन्हें टीचर या बालक जो है कि बाज़ार से खरीदने की बजाय जो लोकल में ख़राब पड़ी चीज़ें हैं वो मिल जाए उनसे तैयार कर लेते हैं। अब इसका राइट आंसर पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप ही क्यों?
देखिए एक पेरिस्कोप को गत्ते के डिब्बे या पीवीसी पाइप या दो छोटे जो मिरर्स हैं उनकी सहायता से घर या क्लासरूम में बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इसका उपयोग जो है वो रिफ्लेक्शन की थ्योरी को समझाने के लिए किया जाता है। हालांकि इसे कोई भी छात्र कम खर्च में खुद बना सकता है, इसीलिए इसे स्वनिर्मित उपकरण कह दिया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि मूल्यांकन का वह प्रकार जो किसी शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि के आकलन हेतु प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, किसी शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर, मैं शुरुआत से अब तक कई बार बता चुका हूँ। तो शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर मान लो आप पूरे साल पढ़े और लास्ट में आपका एग्जाम करवाया जा रहा है, ठीक है, आपने पूरा सेमेस्टर पढ़ लिया, लास्ट में आपका एग्जाम करवाया जा रहा, ये होता है हमारा योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, जो बीच बीच में कराया जाता है उसे संरचनात्मक कहते हैं और जो लास्ट में उसे योगात्मक कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आप फटाफट नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। और हाँ, जब भी आप नोट्स के लिए मैसेज किया करो तो उसमें अपने टीचिंग सब्जेक्ट जरूर लिख दिया करो कि सर हम टीचिंग सब्जेक्ट हमारा ये है, ओके, फिजिक्स मैथ्स है या फिजिक्स बायोलॉजी है, बस इतना लिख दो, ओके। थैंक यू सो मच।